ओडिशा में एक त्योहार मनाया जा रहा है, नाम है रजो पर्व। ओडिशा में ये त्योहार स्त्रीत्व और मासिक चक्र यानी जो हमें पीरियड्स आते हैं के उत्सव से जुड़ा है। 3 दिन तक ये त्योहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में धरती मासिक चक्र की प्रक्रिया में शामिल होती है और आने वाले मॉनसून सीजन के लिए अच्छी पैदावार के लिए खुद को तैयार करती है। 3 दिन बीत जाने के बाद चौथे दिन सांकेतिक तरीके से धरती को नहलाया जाता है। ओडिशा में मुख्य तौर पर यह त्योहार राज्य के तटीय और आदिवासी इलाकों में मनाया जाता है। 3 दिनों तक लड़कियां झूले झूलती हैं और वहीं वयस्क स्त्री और पुरुष ताश और लूडो खेलते हैं। साथ ही साथ महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं। 3 दिनों तक वो घर का काम नहीं करती। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते लड़कियां झूले नहीं झूल रही हैं। ऐसे में झूलों पर लड़कियों के पुतले खड़े किए गए। कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए इन पुतलों को मास्क भी पहनाए गए हैं। दूसरे आयोजन भी कोविड प्रोटेक्शन और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही लिए जा रहे हैं। ये था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। तमिलनाडु की सरकार ने महिला पुजारियों से जुड़ी एक घोषणा की है। क्या है ये घोषणा, इसे लेकर क्या विवाद हो रहे हैं, मंदिरों में महिला पुजारियों के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला क्या है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि बांग्लादेश से लाई गई लड़की के गैंगरेप के मामले में अब पुलिस ने क्या नया खुलासा किया है और सेक्स ट्रैफिकिंग के इस नेक्सस की कितनी कड़ियां अभी खुलनी बाकी है। 13 जून को तमिलनाडु के धार्मिक और धर्मार्थ सहायता विभाग के मंत्री शेखर बाबू ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगम शास्त्र में दक्ष महिलाओं को मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ये मंदिर केवल विभाग के नियंत्रण वाले होंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि धर्मार्थ सहायता विभाग उन महिलाओं को ट्रेनिंग देगा जो मंदिरों में पुजारी बनना चाहती हैं। हालांकि ट्रेनिंग देने के लिए मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मंजूरी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू पुजारी बन सकते हैं और महिलाएं भी पुजारी बन सकती हैं। ये घोषणा करते हुए मंत्री शेखर बाबू ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कर्नाटक के मैंगलोर शहर में एक दलित महिला को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां महिला पुजारी अपनी मान्यताओं के हिसाब से पूजा कराती हैं। महिलाओं को पुजारी नियुक्त करने के साथ साथ शेखर बाबू ने गैर ब्राह्मण पुजारियों को भी डीएमके सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले नियुक्त करने का वादा किया। एक तरफ जहां इन फैसलों की तारीफ हुई तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने इन घोषणाओं को हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश बताते हुए धर्म विरोधी बताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो महिलाओं को मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त करने जा रही है। क्या सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मस्जिदों और चर्चों के लिए भी ऐसी घोषणा कर सके? टीआर रमेश नाम के यूजर ने पूछा कि क्या मंत्री शेखर बाबू के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इतना कह सकें कि चर्चों और मस्जिदों में महिला पादरी और मौलवी नियुक्त की जाएं? एक सेक्युलर सरकार को सिर्फ हिंदू संस्थानों में ही क्यों धकेल देना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी भी अपना मुंह बंद रखेंगे और सरकार के इस दखल का विरोध नहीं करेंगे। किसी ने डीएमके को याद दिलाया कि पार्टी अभी तक 9 बार राज्य में चुनाव जीत चुकी है, लेकिन एक भी बार किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और अब महिलाओं को मंदिर में पुजारी नियुक्त कर पार्टी लैंगिक समानता हासिल करना चाहती है। इस घोषणा के पीछे ईसाई मिशनरियों और डीएमके सरकार की कथित साजिश भी खोज ली गई। कहा गया कि घोषणा मंदिरों की जमीन हड़पने की साजिश है। किसी ने सवाल उठाया कि आखिर खुद को नास्तिक कहने वाली तमिलनाडु सरकार पुजारियों को किस तरह से ट्रेनिंग देगी। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन वे कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें किसी के धार्मिक होने या अपने रीति रिवाज से धर्म का पालन करने से कोई समस्या नहीं है। यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी में मौजूद बहुत से लोग धार्मिक हैं। खैर, इन सब हंगामे से इतर बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के इस फैसले का समर्थन करती है। साथ ही साथ बीजेपी लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहती है कि प्राचीन समय से ही तमिल संस्कृति में हर तरह के लोगों को मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त करने की परंपरा रही है, चाहे वे दलित हों या फिर महिलाएं। मुरुगन ने ऐसे मंदिरों के उदाहरण भी दिए। हालांकि मुरुगन ने यह भी कहा कि एक तरफ जहां वे सरकार के कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे चाहते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि पुजारी के तौर पर नियुक्त होने वाले दलितों और महिलाओं को आगम शास्त्र की पूरी जानकारी हो। तमिलनाडु सरकार की इस घोषणा का जो विरोध हो रहा है, उस संदर्भ में साल 2008 के मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र भी जरूरी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने पिता की मौत के बाद मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था। महिला के पिता मदुरई के एक मंदिर में पुजारी थे। साल 2006 में उनकी मौत हो गई।
जिसके बाद बेटी पुजारी बन गई। गांव वालों ने इसे हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ बताते हुए उसे पूजा करने से रोक दिया, जिसके बाद पीड़िता ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका डाली। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी कानून महिलाओं को मंदिर में पुजारी बनने से नहीं रोक सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिस मंदिर की बात हो रही है उसमें एक देवी की मूर्ति है और ये काफी विरोधाभासी है कि एक महिला को उस मंदिर में पुजारी बनने से रोका जा रहा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि तमिलनाडु सरकार की इस घोषणा के बाद कितनी महिलाएं मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्त होंगी। इस पूरी प्रक्रिया में क्या चुनौतियां आएंगी, सरकार उनसे किस तरह से निपटेगी, लंबी समयावधि में किस तरह के सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तमाम सरकारी प्रोत्साहन के बाद भी महिलाएं पुजारी बनने के लिए आवेदन ही ना करें। अब बढ़ते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बेंगलुरु की राममूर्ति नगर पुलिस ने बांग्लादेश से लाई गई युवती के गैंगरेप और बर्बरता के मामले में नए खुलासे किए हैं। पुलिस को एक और सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट के बारे में पता चला है जो बेंगलुरु में ही चल रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि बांग्लादेश और उसके साथ सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को अवैध तरीके से भारत लाया गया था, जिसके बाद उन्हें वेश्यावृत्ति में झोंक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और कड़कनगर इलाके से 7 महिलाओं को रेस्क्यू भी किया। पुलिस ने एक 5 साल के बच्चे को भी रेस्क्यू किया है जो बचाई गई महिलाओं में से ही किसी का बच्चा है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शोबुस को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शोबुस का गैंग ही अवैध तरीके से लड़कियों और महिलाओं को बांग्लादेश से भारत लाया था। इस मामले में पुलिस को रफीकुल अशरफुल नाम भी मिला है जो सुरक्षा बलों से साठगांठ कर ट्रैफिकिंग करता है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि भारत लाने के बाद लड़कियों और महिलाओं को कुछ दिन तक पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रखा गया। इस दौरान आरोपियों ने इनके लिए फर्जी पहचान पत्र बनवाए। पुलिस ने बताया कि आरोपी इन लड़कियों और महिलाओं को अच्छी नौकरियों का झांसा देकर लाए थे। जैसे ही उन्होंने भारत में प्रवेश किया उन्हें वेश्यावृत्ति में झोंक दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि इन लड़कियों और महिलाओं की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शोबूज और उसके साथी अपने पास रखते हैं। पुलिस को रेड में बहुत सारे दस्तावेज भी मिले हैं। इन दस्तावेजों में फर्जी आधार कार्ड शामिल हैं, इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी। यहां खत्म होता है हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आपको बताते हैं कि दिन की सुर्खियां क्या हैं। पहली सुर्खी पत्रकार सुचेता दलाल से जुड़ी है। उनका नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनके एक ट्वीट के बाद अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में 5 से 25% की कमी आ गई है। दरअसल सुचेता दलाल ने 12 जून की सुबह एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने विदेशी कंपनियों के सहारे एक कथित घोटाले की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस घोटाले को साबित करना बहुत मुश्किल है और अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। सुचेता दलाल के इस ट्वीट के बाद सच में अडानी ग्रुप के शेयर्स 20% तक गिर गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी यानी NSDL ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में निवेश करने वाले 3 विदेशी फंड्स के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। NSDL की वेबसाइट के मुताबिक ये कदम 31 मार्च या उससे पहले उठाया गया। हालांकि ट्विटर पर लोगों का कहना है कि यह पत्रकार सुचेता दलाल के ट्वीट के बाद हुआ। लोगों का यह भी कहना है कि सुचेता दलाल ने अपने ट्वीट में विदेशी कंपनियों का जिक्र भी किया था, इसलिए हो ना हो ये पूरी कार्यवाही उनके ट्वीट के बाद हुई है। दूसरी तरफ जिन 3 विदेशी फंड को फ्रीज किया गया है उनके नाम अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और AMPS इन्वेस्टमेंट फंड है। अडानी ग्रुप में इनका हिस्सा कुल 43,500 करोड़ रुपए है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर इन्हें फ्रीज क्यों किया गया। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत जरूरी जानकारी न देने की वजह से इन फंड्स को फ्रीज किया गया। आपको ये भी बता दें कि सुचेता दलाल वही पत्रकार हैं जिन्हें 1992 के हर्षद मेहता से जुड़े स्कैम का खुलासा करने का क्रेडिट दिया जाता है। दूसरी सुर्खी बंगाल से आई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बंगाल सरकार ने एक नई योजना बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के अस्पतालों में अब पुरुष और महिला मरीजों के लिए 60-40 के अनुपात में कोविड बेड रिजर्व होते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर अजय चक्रवर्ती का कहना है कि कोरोना की तीसरी वेव के लिए अब यह अनुपात 40-60 होने जा रहा है, यानी अस्पतालों में 60% बेड अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ऐसा करने के पीछे बंगाल सरकार का तर्क ये है कि अब तक जो रिसर्च आई है उसके मुताबिक कोरोना की तीसरी वेव बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले सकती है। ऐसे में अगर बच्चा संक्रमित है तो जाहिर तौर पर मां के संक्रमित होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए ज्यादा बेड आरक्षित किए जा रहे हैं। तीसरी और आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। राज्य के मानवाधिकार आयोग ने 2 महिलाओं को 5 लाख रुपए हर्जाना देने की बात कही है। दोनों महिलाओं ने अलग अलग एक ही व्यक्ति पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि पुलिस ने पीड़िताओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, ऐसे में उन्हें हर्जाना मिलना चाहिए।
इस मामले में दोनों पीड़िताएं प्रोफेसर हैं और उन्होंने एक प्रिंसिपल के खिलाफ अलग अलग समय में यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आरोपी को पिछले साल गिरफ्तार किया जा चुका है। आयोग ने यह भी कहा है कि मुंबई विश्वविद्यालय को पीड़िताओं के उन सहकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार करना चाहिए जिन्होंने उन्हें आरोपी के खिलाफ कदम उठाने के लिए हतोत्साहित किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक मामले में तो 10 साल के अंतराल में 100 से ऊपर शिकायतें और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वहीं दूसरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग को दखल देना पड़ा। पहले मामले में महिला प्रोफेसर ने पहली बार साल 2003 में शिकायत की थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी प्रिंसिपल और उसे अश्लील फोटो दिखाता था और भद्दे भद्दे इशारे करता था। आयोग को अपनी जांच में पता चला कि जब पीड़िता ने इसकी शिकायत कॉलेज मैनेजमेंट से की तो मैनेजमेंट ने कहा कि पीड़िता का इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद साल 2007 में पीड़िता पुलिस के पास गई, जिसके बाद कॉलेज ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी प्रिंसिपल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से किसी दूसरे कॉलेज में एक नौकरी ज्वाइन की, जहां एक दूसरी प्रोफेसर ने साल 2016 में यौन शोषण का आरोप लगाया। ये था आज का शो। अब आपसे कल मुलाकात होगी। आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। शुक्रिया।